हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीटर प्लस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम बिल्कुल टीजीटी मैथ्स का बैच बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप चाहें तो हमारे पेड बैच में भी एनरोल हो सकते हैं, और जो आराम से अपना सिलेबस पूरा करना चाहे वो यूट्यूब पर भी पढ़ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पेड बैच में ये है कि आपका बैच टाइमली खत्म किया जाएगा, टाइमली वहां पर क्लास होंगी, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के और प्रैक्टिस रिवीजन आप आसानी से कर पाओगे फिर। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर रेगुलर क्लास चलती रहेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, जिसको अपने टाइम की वैल्यू है वो बैच को ज्वाइन कर सकता है, और जिसको ये है कि नहीं फ्री में करना है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, तो वो आराम से अपना यूट्यूब पर पढ़ो। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि यूट्यूब का कंटेंट आपको खराब मिलेगा। देखो, मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे और आज हम क्या करने वाले हैं। एलिमेंट्री थ्योरम ऑन द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ये वाला टॉपिक विद क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्लास मैंने इस अकेले टॉपिक पर लिए हैं, तो इसको आप जरूर कर लें। आज की क्लास हम करने वाले हैं पोलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, पोलिनोमियल्स। ये सबसे पहले हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? A polynomial in one variable x is an algebraic expression of the form px is equal to a naught x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 plus and so on an minus 1 x plus an। बात को समझो, हम पीछे पोलिनोमियल इक्वेशन पढ़ के आए थे जिसमें इक्वल टू जीरो होता था, और जब हम इक्वल टू जीरो ना लगाएं, सिर्फ ये जो चीज होगी इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, और ये सारा एक ही वेरिएबल में, देखो यहां भी एक्स एक्स सारा एक्स में है। ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म ए एन है। इन सब के साथ जो ये लगे हैं कोफिशिएंट्स, ये सब कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला कि अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ठीक है, और यही बात मैंने अभी जो बोली उसको लिख दिया गया है कि ए नॉट ए वन एंड सो अप टू ए एन आर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स कॉल्ड कोफिशिएंट्स। ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स में रियल भी आ गए, कॉम्प्लेक्स भी आ गए, सभी आ गए। सो ए नॉट ए वन एंड सो अप टू ए एन आर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स कॉल्ड कोफिशिएंट्स, और इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल है, जैसे एक्स है, इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री, एन सबसे बड़ी पावर है, इसकी सबसे बड़ी पावर है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। हाँ, अब बताओ आया समझ? उसको क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। एक सेकंड मुझे टाइम देना, मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको जो लैपटॉप वगैरह में करते हैं उनको देखने में आसानी रहेगी। एक सेकंड बस, एक बार थोड़ा सा प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। यस, एम आई ऑडिबल? नहीं हो पा रहा है ये, या तो ज्यादा हो जा रहा है जूम। चलो इतना इतना थोड़ा सा और कम हो जाता तो सही रहता। हाँ, अब ठीक है, देखो। यस, तो इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना? तो n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है जिसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ये सारी बातें 9th क्लास में आ जाती हैं, ये पोलिनोमियल वाली, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। बस इसी को ही अब ग्रेजुएशन लेवल तक लेके जाएंगे, वही पोलिनोमियल है, वही सारी चीजें हैं। देखो, जब कांस्टेंट पोलिनोमियल मैं कहूं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। जैसे px बराबर में 7, कोई पोलिनोमियल px है बराबर में 7, तो ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 0 है। क्लियर?
लीनियर पोलिनोमियल कौन होगा? जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे एग्जांपल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो ये जो 3x प्लस 2 है इसकी डिग्री 1 होगी। अब आगे देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 2। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री पोलिनोमियल। एग्जांपल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें 2 डिग्री की पोलिनोमियल है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसमें 1 डिग्री की पोलिनोमियल है तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा। और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, 0 डिग्री की पोलिनोमियल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री की पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है। ठीक। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन लिख देना। क्यूबिक पोलिनोमियल लिख देना, इक्वेशन नहीं। पोलिनोमियल कह रहा तो इक्वल टू 0 मत लगाना, क्योंकि वो स्पेशली पोलिनोमियल कह रहा है। अगर इक्वेशन बोले तो हम इक्वल टू 0 रखते हैं उसको। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो मोनिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, वो होगा मोनिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 रहता है। लीडिंग कोफिशिएंट अभी बताया था, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट। जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 रहेगा उस पोलिनोमियल को हम मोनिक पोलिनोमियल बोलेंगे। पोलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। अच्छा, जीरो पोलिनोमियल। बहुत सारे इंटरव्यू में जाओगे ना आप, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। उसको और कुछ भी मत बोलना, सिंपल बोल देना जीरो। ठीक है, और कुछ मत बोलना, नहीं तो आपको उलझ जाएगा। तो जीरो पोलिनोमियल ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो। जिस पोलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट्स जीरो हो, ये इसकी जीरो पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। जैसे ये मेरा पूरा पूरा जनरल पोलिनोमियल था, है ना, और इसके ये कोफिशिएंट्स थे, ये जो कांस्टेंट्स है। अगर ये सारे कांस्टेंट्स जीरो के बराबर हो जाएं तो उस पोलिनोमियल को हम जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और वो ऑब्वियस सी बात है, वो जीरो के ही बराबर आएगी। ठीक है, ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो एंड डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। ठीक। अब कई बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, वो इस जीरो को जीरो पोलिनोमियल लिखाते हैं, और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जीरो होती है। ठीक है, वो कोई पूछे कि डिग्री जीरो वाला पोलिनोमियल बताओ, तो वो डिग्री जीरो वाला पोलिनोमियल जीरो को बता देते हैं। और हालांकि जीरो की डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, तो डिग्री जीरो का पोलिनोमियल होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, के एक्स बराबर में 7। और इसी में वो बच्चे को उलझा देता है, इसी बात में, छोटी सी बात है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, जैसे पी एक्स बराबर 7, 8, 9, 10, जीरो को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट हो यहाँ पर। ठीक है, और ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो। ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो मतलब जीरो पोलिनोमियल वो होगा जिसके सारे कोफिशिएंट जीरो हो। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट बात, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। आगे देखो, जीरोज या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। भाई रूट्स तो हम कितने सालों से, बचपन से निकालते आ रहे हैं, रूट्स, जीरोज, ये सब को आपको पता ही है कि जो इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन जो होता है वो रूट्स होता है। अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो और रूट ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा बराबर जीरो। मतलब उस पोलिनोमियल में अगर अल्फा रखने पर जीरो के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अल्फा उस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो अल्फा रूट होगा उस पोलिनोमियल इक्वेशन का। आगे बात समझ में। अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो और रूट ऑफ पी एक्स इफ पी अल्फा बराबर जीरो। क्लियर। इफ पी एक्स इज ऑफ डिग्री एन, अगर मेरा पोलिनोमियल है वो डिग्री एन का है, देन इट हैज एट मोस्ट एन रूट्स। तो उस पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा एन रूट्स हो सकते हैं, एन से ज्यादा रूट उसके नहीं होंगे। जैसे कि ये जो पोलिनोमियल थी इसकी डिग्री 2 थी, है ना, तो इसकी डिग्री 2 थी, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। ऐसे ही कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री 3 होगी, तो उसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं, 3 से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। यही बात लिखी गई है बस। अ नंबर अल्फा इज इक्वल टू जीरो रूट ऑफ पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इफ पी एक्स इज ऑफ डिग्री एन देन इट हैज एट मोस्ट एन रूट्स। अगर डिग्री एन है तो उसके एट मोस्ट एन रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब आ जाइए डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। ये सब इस पोलिनोमियल का पार्ट है जो हम टॉपिक कर रहे हैं। क्लियर। देखो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। फॉर एनी पोलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स, मैंने 2 पोलिनोमियल ले लिए, एफ एक्स और जी एक्स, और जी एक्स मेरा नॉन जीरो पोलिनोमियल होना चाहिए, जी एक्स इज नॉन जीरो। Then there exist unique polynomials qx and rx such that fx is equal to gx into qx plus rx। होती है ना डिवीजन एल्गोरिथम, पढ़ते हैं हम, a is equal to bq plus r। ठीक है, तो वैसे ही पोलिनोमियल में भी काम करती है ये इक्वेशन कि ये जो gx है
ये इस एफ एक्स को डिवाइड जब करेगा कि जब मेरा कोई क्वोशिएंट की फॉर्म में क्यू एक्स और रिमाइंडर की फॉर्म में आर एक्स एग्जिस्ट करे, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हम लिख पाए। और ये जो रिमाइंडर होगा ना आर एक्स, ये रिमाइंडर की जो डिग्री है वो या तो डिग्री 0 के बराबर होगी या इस रिमाइंडर की डिग्री इस जी एक्स की डिग्री से छोटी होगी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। भाई इस जी एक्स से ही तो हम इस एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसको डिवाइड करना वो तो लेफ्ट में लिखो, जिससे डिवाइड करना उसको यहां लिखो, ठीक है। फिर आएगा क्वोशिएंट, उसको डिनोट कर दिया क्यू एक्स से, मतलब जो आंसर निकल के आता है साइड में, और जो नीचे रिमाइंडर बचता है उसको आर एक्स की फॉर्म में डिनोट कर दिया, क्योंकि पोलिनोमियल में बात कर रहे हैं तो एक्स 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 साथ लगाए इनके, ठीक है। और जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री हमेशा ही जिससे हमने डिवाइड किया उसकी डिग्री से छोटी होगी, मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ जी एक्स, क्लियर। डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। अब एक नोट है छोटा सा प्यारा सा, जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, इस धरती पे कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है और उसको आपको दे दे और ये कह दे कि बताओ ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, चेक भी करने की जरूरत नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इज इट क्लियर? होप मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी आपको। अब नेक्स्ट देखो, इसमें भी हम वैसे ही थ्योरी है और फिर वैसे ही क्वेश्चन है। एक वीडियो में क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, उस पिछले वाले पार्ट में थ्योरी ज्यादा थी, तो एक वीडियो हम थ्योरी की रखेंगे छोटी वीडियो और क्वेश्चन की फिर वो बड़ी वीडियो रहेगी, क्योंकि उसमें एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। आप इस वीडियो में ये थ्योरी पूरी कर लेना, ओके। अब देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स है नेक्स्ट टॉपिक, एफ एक्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। अच्छा एक बात समझो, मल्टीप्लिसिटी थोड़े थोड़े आप इससे फेमिलियर हो गए इस टर्म से कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब एक ही रूट मल्टीपल टाइम्स है किसी इक्वेशन का, मतलब जैसे किसी किसी के एक रूट दो दो बार या तीन तीन बार नहीं आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी। जैसे कोई रूट 2 बार आ रहा है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, अगर कोई रूट 3 बार आ रहा है तो हम बोलेंगे इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी नहीं है, हमने अभी कोई डेफिनेशन पढ़ी नहीं है, हम सिर्फ अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पर अंदाजा लगा रहे हैं, क्लियर। भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है साइड में, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी आवाज आ रही हो, तो प्लीज कुछ देर एडजस्ट कर लेना क्योंकि थोड़ी देर में ये चले ही जाएंगे। देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, एफ एक्स बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, मतलब मेरा जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब n से बड़ी है इस पोलिनोमियल की डिग्री, और वो जो n है वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा कोई नंबर होगा, ठीक है। तो मेरा एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो एक रूट अल्फा m टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी m जब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ पोलिनोमियल gx, एक ऐसा पोलिनोमियल gx एग्जिस्ट करे सच दैट fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा की पावर m gx। देखो इसका मतलब है कि अल्फा की मल्टीप्लिसिटी m है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा m टाइम्स आएगा, तो इसीलिए तो इसकी पावर m है, और इंटू में gx मतलब कुछ फैक्टर और बचेगा इसका, ठीक है। दोबारा से मैं पढ़ता हूं, देखो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है भाई, अलजेब्रा में ऐसी लैंग्वेज लिखी जाती है, आपको समझना है, बिल्कुल छोटी सी बात है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स का मतलब कोई रूट कितनी बार आ रहा है वो उस रूट की मल्टीप्लिसिटी होगी, इसी बात को अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्यार से बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। एफ एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है और मेरा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मेरा जो अल्फा रूट होगा इस पोलिनोमियल इक्वेशन का मल्टीप्लिसिटी m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जब होगा ये मल्टीप्लिसिटी m का रूट, इफ देयर एग्जिस्ट अ पोलिनोमियल gx, कि कोई पोलिनोमियल gx ऐसा एग्जिस्ट करता मिल जाए, ऐसा हमें पोलिनोमियल gx मिल जाए कि fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा की पावर m इंटू gx, हम इसको लिख सकें, ठीक है। ऐसा मुझे gx मिल जाए कि मैं अपने फंक्शन fx को इस तरह लिख पाऊं,
x माइनस अल्फा की पावर m और इनटू सम पोलिनोमियल gx, तो हम कहेंगे कि अल्फा की मल्टीप्लिसिटी m होगी। ठीक, अब ये gx वन भी हो सकता है ये सिंपल ये हो और ये वन हो, है ना। अगर कुछ नहीं है तो मतलब वन है, और वन भी तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, समझ रहे हो। और कुछ भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस x माइनस अल्फा की पावर m होना चाहिए, और ये कोई भी पोलिनोमियल हो, बस नॉन जीरो पोलिनोमियल होना चाहिए। क्लियर, जी अल्फा इज नॉन जीरो, क्योंकि अगर इसमें भी अल्फा पुट करने पर जीरो आ रहा होगा तो फिर अल्फा तो और रूट बनाएगा ना, फिर मल्टीप्लिसिटी m क्या कहाँ हुई, m से तो ज्यादा मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। क्लियर, मतलब जो बचेगा उसमें अल्फा पुट करने पर जीरो नहीं आना चाहिए, इसका ये मतलब है। सिर्फ यहां पर ही अल्फा पुट करने पर जीरो आए और इसकी पावर m है तो m मल्टीप्लिसिटी होगी इस अल्फा रूट की। आई होप देखो मैंने अपना पूरा जो एफर्ट था वो लगा दिया है, होप आप सबको आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, बहुत प्यारी सी थ्योरम है। क्या थ्योरम है देखो, इफ m एंड n आर इंटीजर्स, m एंड n आर इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, m और n दो इंटीजर्स हैं और दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है दोनों के दोनों, एंड fx एंड gx आर पोलिनोमियल्स, fx और gx दोनों के दोनों पोलिनोमियल्स हैं, सच दैट x माइनस अल्फा की पावर m इंटू fx एंड x माइनस अल्फा की पावर n इंटू gx, वेयर f अल्फा इज नॉन जीरो एंड g अल्फा इज नॉन जीरो, देन m बराबर n होगा एंड fx बराबर gx होगा। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर ये दो चीज इक्वल है तो, और ये भी x माइनस अल्फा फैक्टर है और इसका भी x माइनस अल्फा फैक्टर है, ठीक, और fx में अल्फा पुट करने पर नॉन जीरो आ रहा है और gx में भी अल्फा पुट करने पर नॉन जीरो आ रहा है, तो सिंपल सी बात है ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये पावर इनकी बराबर हो, पहली बात, और दूसरी बात ये fx और gx बराबर हो कंपेयर करके, है ना। तो यही थ्योरम थी बस ये, कि m और n दो इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड fx एंड gx आर पोलिनोमियल्स सच दैट x माइनस अल्फा की पावर m इंटू fx एंड x माइनस अल्फा की पावर n इंटू gx, ये बराबर जब होंगे, f अल्फा नॉन जीरो है और g अल्फा भी नॉन जीरो है, ये बराबर जब होंगे जब m बराबर n होगा एंड fx बराबर gx होगा। देखो सर एंड मैडम्स, तो आप सिर्फ इतनी बात नोट करना, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है इसकी जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी है, ठीक है। इसका रिसर्च मैं करूंगा कि क्या क्या कंटेंट आपको देना चाहिए और क्या कंटेंट आपको छुड़वाना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं, ये हम कर लेते हैं, कई बार अलजेब्रा में स्टेटमेंट्स के टाइप में भी क्वेश्चन बना देता है, तो इसलिए मैंने जितनी भी थ्योरम थी इस टॉपिक में उन सबको इंक्लूड कर लिया है, और ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र थ्योरम है। देखो कितनी आसान थ्योरम थी, इसमें कुछ भी नहीं था, आप जब खुद पढ़ के समझोगे ना तो इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट में, इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। आगे देखो एक और थ्योरम है, इन एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट्स, उसके रियल कोफिशिएंट्स हैं उस इक्वेशन के, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, अरे ये तो हम करके ही ना आ चुके हैं पहले, ठीक है। तो वही थ्योरम इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स में भी थी, तो इसलिए मैंने यहां पर भी लिख दी ताकि और पक्की याद हो जाए आपको। अगर कोई इक्वेशन है जिसके रियल कोफिशिएंट्स है तो उसके जो इमेजिनरी रूट्स होंगे ना वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होंगे, कंजुगेट पेयर में, ठीक है। अगली थ्योरम देखो, इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स, ये तो थी रियल कोफिशिएंट्स की बात कि अगर रियल कोफिशिएंट्स है तो इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर में होंगे। अब नेक्स्ट बात है इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स, कि अगर रैशनल कोफिशिएंट है तो इररैशनल रूट्स अगर होंगे तो वे भी कंजुगेट पेयर में होंगे। ऊपर वाली थ्योरम तो ये कह रही थी कि अगर रियल कोफिशिएंट्स हैं, रियल कोफिशिएंट मतलब उसमें रैशनल भी आ गए और इररैशनल भी आ गए, तो जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो कंजुगेट पेयर में आएंगे, कंजुगेट पेयर में। भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने इनको बोल भी दिया है फिर भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इन एन इक्वेशन, बस थोड़ी देर एडजस्ट कर लेना, ये थोड़ी देर में चले ही जाएंगे। इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, ठीक है। और अगर रैशनल कोफिशिएंट होंगे, रियल में तो रैशनल और इररैशनल कोफिशिएंट दोनों आ गए, यहां पर अगर सिर्फ रैशनल कोफिशिएंट की बात हम करें, अगर रैशनल कोफिशिएंट होंगे तो जो इररैशनल रूट होंगे तो वो कंजुगेट पेयर में लाई करेंगे। क्लियर, रियल की बात करेगा जब तो इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर में लाई करेंगे, और केवल अगर रैशनल कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो इररैशनल रूट्स कंजुगेट पेयर में लाई करेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे से दो रिजल्ट हैं और इन्हीं के साथ इनकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्या है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल,
इसके दो रिजल्ट हैं और फैक्टर्ड फॉर्म का एक नोट है बस। ठीक है, पोलिनोमियल टॉपिक में इतनी थ्योरम्स हैं, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी थ्योरम है और कुछ एक दो रिजल्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो उनको एक ही क्लास में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ये क्लास छोटी लगे, बट जिनको विश्वास है देखो वो तो मेरी बात को समझेगा कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूं। ठीक, और बाकी जिसको विश्वास है ही नहीं वो तो भाई कुछ भी बोल सकता है। रिजल्ट 1 है, इफ एन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ डिग्री n, कोई मेरे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, हैज n डिस्टिंक्ट रूट्स से अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n। अब ये भी बताया था कि किसी पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री अगर n है तो उसके n डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, देन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, n डिस्टिंक्ट रूट होंगे नहीं, इसके n डिस्टिंक्ट रूट्स गिवन है। ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है किसी पोलिनोमियल इक्वेशन के सारे ही रूट्स डिफरेंट हो, अलग भी तो हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस पोलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसकी डिग्री n है और उसके सारे के सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे रूट्स अलग हैं, से अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n। ठीक है, देन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फैक्टर्ड फॉर्म, तो हम अपने एफ एक्स को इस तरह से फैक्टर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्ड फॉर्म क्या है, an इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फैक्टर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसा क्यों, an क्यों लगा दिया? भाई कोई कांस्टेंट भी तो बाहर आ सकता है, इसीलिए an लगा दिया, ताकि हो सकता है कोई कांस्टेंट हो इनमें, कोई कांस्टेंट कॉमन लेके बाहर आ रखा हो। ठीक है, तो इसलिए ये an भी लगाना जरूरी है। बच्चे इस क्या करेंगे, गलती कहां करेंगे, इस an को इग्नोर कर देंगे, ऑप्शन में an वाला भी मिलेगा और बच्चे सिर्फ x माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा n इसको लगा के भाग जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये है। अगर ये ना हो तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर ये है तो an वाला मतलब कोई कांस्टेंट बाहर आया हुआ हो सकता है, ये है इसकी जनरल फॉर्म। जब कोई n डिस्टिंक्ट रूट्स हो तो उनकी फैक्टर्ड फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट हो गया। अब दूसरा रिजल्ट देखो, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n, कोई डिग्री n की पोलिनोमियल इक्वेशन है, कैन नॉट हैव मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर किसी की डिग्री n है तो ये बात आपको पता ही है कि उसके मैक्सिमम n रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, और वे मैक्सिमम n रूट्स हो सकते हैं तो n ही तो डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं। जब रूट्स मैक्सिमम n ही हो सकते हैं तो n से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स n से ज्यादा कैसे हो जाएंगे, है ना? वो तो n ही होंगे या n से कम होंगे डिस्टिंक्ट रूट्स। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी सर समझ पा रहे हैं, बस एक बार पढ़ने की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर पढ़ लेना, कौन मना कर रहा है तुम्हें। ओके, देखो एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n कैन नॉट हैव मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट्स एक्सेप्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 x की पावर n 0 x की पावर n माइनस 1 एंड 0। ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है? ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशन जिसके सारे कोफिशिएंट्स 0 हो उसको हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। हाँ याद आया, क्या होगी ये, जीरो पोलिनोमियल होगी, एफ एक्स बराबर 0। तो अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे, देखना आप स्कूल का इंटरव्यू देने जाओगे जरूर पूछ लेते हैं ये जीरो पोलिनोमियल क्या होती है। तो जीरो पोलिनोमियल वो होती है, वो पोलिनोमियल इक्वेशन जिसके सारे कोफिशिएंट 0 हो। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी पुट करो, अल्फा पुट करो तो भी 0 आएगा, बीटा पुट करो तो भी 0 आएगा, और कुछ पुट करो 1 2 3 कुछ भी पुट करो 0 ही आएगा। ठीक है, तो हर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री n है कैन नॉट हैव मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट्स। एक बस ये एक्सेप्शन है, ये जीरो पोलिनोमियल वाला, इसमें तो कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो वो सब सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जीरो पोलिनोमियल के इनफाइनाइट रूट्स होते हैं, वेयर अल्फा बिलोंग टू आर हैज इनफाइनाइट रूट्स। इतनी बात समझ में आ गई। रिजल्ट 2 भी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो फैक्टर्ड फॉर्म क्या बोलती है फैक्टर्ड फॉर्म। फैक्टर्ड फॉर्म पूछ ले क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर और इररेड्यूसिबल फैक्टर्स। लीनियर और या तो लीनियर फैक्टर हो या इररेड्यूसिबल फैक्टर हो, मतलब उसको और ना तोड़ा जा सके, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं फैक्टर्ड फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ, अगर क्वेश्चन का है कि इसको फैक्टर्ड फॉर्म में बदलो, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको लीनियर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर और इररेड्यूसिबल फैक्टर्स की फॉर्म में बदलना है। जैसे ये देखो, ये लीनियर फैक्टर है, इसकी पावर 1 है, लीनियर फैक्टर है। ठीक है, या फिर कोई लीनियर ना भी हो तो इररेड्यूसिबल होना चाहिए इसके साथ गुणा में, जिसको और फैक्टराइज ना किया जा सके। सो दिस इज नोन एज फैक्टर्ड फॉर्म।
ठीक है भाई, देखो मुझे क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, वीडियो में आवाजें आएंगी, फिर आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, सुबह आपको इस क्लास का ये सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक, क्लास कल सुबह थोड़ी बड़ी हो सकती है, इनको सब एक क्लास में ही करवा देंगे। ओके, तो जितनी थ्योरी करवाई है उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ के आना। ओके, और जो पिछली क्लास हो चुकी है अलजेब्रा की उनको भी अच्छे से कर लेना, आपका काम हो जाएगा। फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे अगला टॉपिक होगा, सुबह इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो मैं एक बार सिलेबस आपको दिखा देता हूं। देखो, पोलिनोमियल्स हो गया, पोलिनोमियल्स, ठीक है। रिमाइंडर एंड फैक्टर्ड थ्योरम, फैक्टर थ्योरम ये भी आ जाएंगे, सिंथेटिक डिवीजन, ये सब हम करेंगे, चिंता मत करना। फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक। अब इसके ही आगे देखो, नेक्स्ट क्लास में आएंगी ये सारी चीजें। चलो पहले तो हम कल की क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखना एक एक मैं बताता जाऊंगा कि ये टॉपिक हमारा होता जा रहा है। चिंता मत करना आप बिल्कुल भी। क्लियर? जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करे बिना किसी को नहीं जाना भाई। देखो बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ आपको। ये एक एक नोट्स प्रिपेयर करने में पहले तो टाइम लगता है, ढूंढ ढूंढ के कितने दिन लग जाते हैं इन एक एक नोट्स को बनाने में। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो, कई बार तो जैसे कोई आवाजें आ रही है, ये अच्छी वीडियो नहीं लगी तो खुद ही मैं वीडियो को डिलीट करके दोबारा शूट कर देता हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करे बिना और कमेंट की करे बिना मत जाया करो। ओके, और आप सभी को पता है कि हम पेड बैच लॉन्च कर चुके हैं। जिसको भी सिलेबस जल्दी करना हो, अपने टाइम की वैल्यू जो समझता हो, जो 1-2 नंबर से रह गया हो और उसे अपने टाइम की वैल्यू पता है कि आगे मौका 4-4 5-5 साल बाद मिलेगा, तो मैं उनके लिए, आप एक बात बताओ, मैं उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब पर भी क्लास चलेंगी, मैं ये भी कह रहा हूँ, और साथ साथ उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। तो आप ये बताओ कि मैं उनसे थोड़ी सी फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप तो फीस ले रहे हो। अरे भाई, कोई कौन ऐसा बच्चा है मेरे पास आ जाए जो 5-6 महीने तक पूरा पूरा दिन फ्री में काम कर पाए? 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन तो हो सकता है। आप इस बात को भी समझो कि यूट्यूब पर इतने DSSB TGT मैथ्स की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं है जो फ्री में पढ़ा देते हैं, बहुत कम नॉमिनल चार्ज में पढ़ा देते हैं। SSC वगैरह, CGL वगैरह की तैयारी करने वालों को वहां पर लाखों बच्चे एक वीडियो को देखते हैं। आप व्यूज देखो जाके एक बार, आपको 100-200 से ज्यादा किसी में व्यूज मिलेंगे ही नहीं। तो बताओ ना, तो यूट्यूब से कुछ अर्निंग ना। अब हम यहाँ पर कोई पेड बैच लॉन्च करें, तो आप क्या चाहते हो ये बताओ? कि कोई है ऐसा जो 6-6 महीने, 5-5 महीने का कोर्स आपको ऐसे ही फ्री में पूरा पूरा दिन मेहनत करता रहे? उसके लिए आपसे थोड़ा सा चार्ज ले लिया अगर, आपके साथ टाइमली मेहनत करने का, आपके साथ टाइमली क्लास लेने का, तो उसमें क्या बुराई है? मुझे ये बात समझा दे कोई, जो भी ये कमेंट में बोल रहा है कि पेड बैच क्यों लॉन्च कर दिया है, ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। समझ रहे हो बात को? आपके लिए ही किया गया है। जो अपने आप को गरीब बता रहा है कि मैं बहुत गरीब हूं, आपकी ये गरीबी हटाने के लिए ही, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, एक चीज की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपको देनी पड़ती है। ओके, सो कोई भी ऐसे ऑफेंसिव ना हो। और हम यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, बट हाँ ये है कि जब मैं पेड क्लास में होऊंगा तो वहां पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी अलग से रहेगी कि भाई बच्चों ने पैसे दिए, मुझे इनका टाइमली खत्म करवाना है। आई बात समझ में? और यूट्यूब पर तो क्लास चल ही रही है वैसे भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।